चीन में 2 शिक्षकों ने कम्युनिस्ट पार्टी पर सवाल उठाया और उनकी सजा चौंकाने वाली है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। क्या आप जानते हैं कि चीन के जनवादी गणराज्य ने अपने संविधान में एक चुटकुला लिखा है? यह सच है। अनुच्छेद 35 कहता है कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद मिलेगा। यह एक असली घुटने का थप्पड़ है, क्योंकि वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देती है। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर लोगों के पास बोलने की आजादी है तो वे देखेंगे कि पूरी कम्युनिस्ट पार्टी झूठ के सिंहासन पर बैठता है। वास्तव में वे इतने उग्र हैं कि वे शिक्षकों को प्रश्न पूछने की अनुमति भी नहीं देते हैं। किस एक शिक्षक को पिछले महीने पता चला। 14 दिसंबर चीन में नानजिंग नरसंहार के पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय स्मृति दिवस था। इसे रेप ऑफ नानजिंग के नाम से भी जाना जाता है। जापानी सैनिकों ने नानजिंग में कम से कम दसियों हजार नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी और उनके साथ बलात्कार किया। मरने वालों की संख्या विवादित है। यह 1937 में हुआ जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया। सॉन गेंगी नाम की टीचर का ये वीडियो चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर वायरल हो गया। जापानी आक्रमण के समय नानजिंग नरसंहार में कितने लोग मारे गए थे? रिपोर्ट किए गए 3 लाख लोगों की संख्या के पास कोई समर्थन प्रमाण नहीं है। यदि नाम या आईडी नंबर प्रदान नहीं किए गए हैं तो 3 लाख की यह संख्या एक मिथक या मनगढ़ंत अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आप ऐतिहासिक साक्ष्य प्रदान नहीं कर सकते हैं तो यह एक दावे के अलावा और कुछ नहीं है। जरूर 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 वीडियो रिकॉर्ड करने वाले छात्र को अपनी सांस के नीचे कोसते हुए और जरूर कहते हुए सुना जा सकता है, जैसे कि इस वीडियो से इस शिक्षक को परेशानी होना तय है। कल जब मैंने नानजिंग नरसंहार पर विभिन्न चर्चाएं देखी तो मेरी पहली प्रवृत्ति यह थी कि यह जापानियों पर अचानक हमला था। इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि जापान ने हाल ही में बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार की घोषणा की थी। दूसरे, मुझे एक आंकड़ा याद आता है कि नानजिंग नरसंहार में 61 लोग बचे थे। अब हमारे पास 61 जीवित बचे लोगों का रिकॉर्ड कैसे है, लेकिन स्मारकों में 3 लाख गैर नामों का नहीं। हमें हमेशा जापानियों के प्रति अपनी नफरत को कायम नहीं रखना चाहिए। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि संघर्ष का मूल कारण क्या था। वह जो कहती है वह वास्तव में समझ में आ सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए वह चीन में थी जब उसने यह कहा। और जब लोग आलोचनात्मक सोच फैलाते हैं तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसकी सराहना नहीं करती है, खासकर इसलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी जापानी विरोधी प्रचार के लिए नानजिंग नरसंहार का इस्तेमाल करती है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कई राष्ट्रवादी चीनी नेटिजन्स ने मांग की कि सोंग गेंगी की जांच की जाए और इसलिए सॉन की सूचना अधिकारियों को दी गई। उस दिन बाद में स्कूल प्रशासन शंघाई अरोरा वोकेशनल कॉलेज ने इसे अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। इसमें लिखा है, हमारे स्कूल की जांच के मुताबिक सॉन गेंगी ने अपने इंटरव्यू कोर्स के दौरान गलत बयान दिया था, जिससे गंभीर प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव पड़े और फिर उन्होंने उसे निकाल दिया। तो एक शिक्षिका ने गंभीर प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों के कारण अपनी नौकरी खो दी, जैसे छात्रों को गंभीर रूप से सोचना सिखाना। चीन के प्रमुख सरकारी मीडिया आउटलेट्स में से एक द पीपल्स डेली ने भी जनता के सदस्यों के लिए चीजों को सरपरस्त करने के लिए कहा, जो सोंग गेंगी की गाथा का अनुसरण कर रहे थे। नानजिंग नरसंहार ने 3 लाख से अधिक हमवतन लोगों को मार डाला है और सबूत एक पहाड़ की तरह मजबूत है। इतिहास की सच्चाई का अनुमान लगाना और उस पर सवाल उठाना व्यर्थ शिक्षक होना है। दुखों को भूल जाना और दूसरे देशों के बुरे कर्मों को नकारना व्यर्थ देशवासी होना है। शिक्षकों का सत्य की तलाश करने के लिए स्वागत है, लेकिन गलत काम करने वालों की ओर से बोलने और राष्ट्र की पीड़ा की अवहेलना करने के लिए ऐसी अज्ञानता और सद्गुण अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? बहुत खूब। एक व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में आपके बाद आने वाले एक सरकारी समाचार पत्र की कल्पना करें। गेंगी को मैसेज को लेकर भद्दी धमकियां भी मिली। बेशक
अधिकारी सही थे जब उन्होंने कहा कि सॉन के व्याख्यान ने गंभीर प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव डाला, लेकिन केवल इसलिए कि उन्होंने इसे कैसे संभाला। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। सॉन गेंगी का वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद हुनान प्रांत के जियांगशी के 27 वर्षीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ली टियानटियन ने भी ऐसा ही किया। ली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बहुत ध्यान आकर्षित किया, जिसे उन्होंने सॉन को सपोर्ट करते हुए लिखा था। मैं शिक्षक गीत का समर्थन करता हूँ। मैं मूक बहुमत नहीं बनना चाहता। एक सहकर्मी के रूप में मुझे लगता है कि उनके व्याख्यानों में कोई समस्या नहीं है। समस्याएं उसके छात्र हैं, जिस स्कूल ने उन्हें निष्कासित किया है। आधिकारिक रिपोर्ट और मूक बुद्धिजीवी है। सोंग गेंगी के शब्दों ने न तो उकसाया और न ही उकसाया, न ही उसने नानजिंग नरसंहार का विरोध किया या उसे मिटा दिया। उसने केवल जीवन का सम्मान करने और मृतकों का सम्मान करने का प्रस्ताव रखा। क्या ये गलत है? जाहिर है वो बातें गलत थी। ली टियानटियन की पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे पहले ही पास कर चुके थे और इसने जनता का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। लेकिन चीनी अधिकारियों को पता था कि उस शिक्षक के साथ क्या करना है जिसने किसी और की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव किया है। उन्होंने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। लोगों को मानसिक अस्पतालों में भेजना चीनी अधिकारियों द्वारा असंतुष्टों को दूर भगाने का एक तरीका है, और यह भी समझ में आता है क्योंकि वे मानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जाने के लिए आपको पागल होना होगा। चीन के मानसिक स्वास्थ्य कानून पुलिस अधिकारियों की सहमति के तहत मानसिक अस्पतालों में अनैच्छिक प्रवेश की अनुमति देते हैं। दूसरे शब्दों में, क्या आपको मनोचिकित्सा सहायता की आवश्यकता है? यह सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर नहीं। जब आप किसी को चुप कराने के लिए मानसिक रूप से बीमार के रूप में चित्रित करना चाहते हैं, तो वह नीति बहुत सुविधाजनक होती है। एक ऑनलाइन उपयोगकर्ता ने ली टियानटियन की मदद के लिए रोने की तस्वीरें पोस्ट की थी, क्योंकि उसने मानसिक अस्पताल में ले जाने से पहले सुई के इंजेक्शन के साथ आने वाले लोगों के एक समूह का वर्णन किया था। ऑनलाइन प्रसारित होने वाले इस पाठ संदेश में लिखा है, मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध योंगशुन पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो द्वारा एक मानसिक अस्पताल में ले जाया गया है। मैं अपने अंडरवियर में छुपाए गए फोन के जरिए आपसे संपर्क कर रहा हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। अब ज्यादा बात नहीं कर सकता, बैटरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। कृपया मेरी रक्षा करें। मुझे यह भी उल्लेख करना चाहिए कि इस सब के दौरान ली टियानटियन 4 महीने की गर्भवती थी। यह पहली बार नहीं है जब ली टियानटियन को अधिकारियों से परेशानी हुई थी। 2019 में ली ने चीन के एक ग्रामीण गांव में पढ़ाने के अपने अनुभव का एक प्रतिबिंब ऑनलाइन पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था, ग्रामीण बच्चों का एक समूह नष्ट हो रहा है। इसमें उन्होंने केवल इस बात की आलोचना की कि कैसे स्कूल बच्चों को शिक्षित करने में आधिकारिक निरीक्षण पास करने की तुलना में कम रुचि रखता है। इसमें कुछ भी विशेष रूप से राजनीतिक नहीं था, लेकिन इसने गोल चक्कर में चीनी विशेषताओं वाली समाजवादी शिक्षा की वास्तविक प्राथमिकताओं की ओर इशारा किया। लेकिन उस वक्त उनके इस पोस्ट ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, और इसलिए ली टियानटियन ने अपने शिक्षण पाठ्यक्रम को कम कर दिया था और किसी भी यात्रा योजना के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना आवश्यक था। इस तरह चीन में सेंसरशिप काम करती है। कोई नहीं जानता कि क्या और कब कुछ सेंसर किया जाएगा, और जब चीजें लोगों की नजरों में आती हैं, तो चीनी सेंसरशिप तंत्र घबरा जाता है और वह इसके दुर्घटनाग्रस्त और जलता है। मैं आपको बताता हूं कि ब्रेक के बाद क्या हुआ। वापसी पर स्वागत है। ली टियानटियन के लापता होने को लेकर चीनी नेटिजन सभी चिंतित थे, लेकिन अधिकारियों को पता था कि क्या करना है। उन्होंने ली के मानसिक उपचार के लिए अस्पताल में जांच कराने के लिए उसके परिवार से सहमति ली। और क्या आप ये नहीं जानते होंगे, मेरे पसंदीदा राज्य संचालित मीडिया द ग्लोबल टाइम्स के हाल ही में सेवानिवृत्त संपादक इन चीफ हुजिन ने ली टियानटियन की मां के वीबो पर एक वीडियो साझा किया। मैं ली टियानटियन की मां हूँ। आपकी चिंताओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन ली टियानटियन जब वह कॉलेज में थी तब वह डिप्रेशन में आ गई थी। वह पहले भी कई बार अस्पताल जा चुकी थी, लेकिन परिणाम क्या उसका पूरी तरह से इलाज नहीं हुआ था। टियानटियन बहुत उत्तेजित था। वह एक बच्चे के साथ गर्भवती है। परिवार बहुत चिंतित था और बात कर रहा था। उसे अस्पताल भेजने का फैसला किया गया, इलाज के लिए अस्पताल टियानटियन में। मैं सरकार के लिए आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि टियानटियन चिंतित नहीं है। आराम करो, ठीक हो जाओ और काम पर वापस आ जाओ। मैं जानता हूँ कि हर किसी को टियानटियन के बारे में चिंतित होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस दौरान हर कोई उसे परेशान नहीं करेगा। आपकी चिंताओं के लिए आप सभी का धन्यवाद।
आप जानते हैं, जिस तरह से वह बोल रही थी उसके बारे में कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे सहानुभूति है कि टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ना कितना कठिन है और यह अभी तक चीन में असंतुष्टों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक और रणनीति है। चीन में अधिकारी परिवार के सदस्यों को शामिल करने का एक तरीका खोज लेंगे, या तो उन्हें धमकी देकर या मांग कर कि वे अफवाहों का खंडन करें। एक हफ्ते बाद 26 दिसंबर को ली टियानटियन की कथित तौर पर एक वीबो पोस्ट को जनता के लिए जारी किया गया था। सभी को नमस्कार, मैं ली टियानटियन हूँ। मैं अभी असतल से बाहर आया हूँ। मैं जल्द से जल्द सभी को जवाब दूंगा। मेरे लिए आपकी चिंता और इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब मेरी हालत अभी भी ठीक हो रही है और मेरी मानसिक स्थिति भी खराब है, इसलिए मैं बहुत सारे संदेशों का जवाब देने या कम समय में मीडिया साक्षात्कार स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो सकता। मुझे आशा कि तुमको समझ आ जाएगा। हालांकि ली टियानटियन हमेशा ली टियानटियन रहेंगे और शब्द मेरी आत्मा और व्यक्तित्व का प्रतीक है। उसने नहीं है। सोशल मीडिया पर कमेंट भी संदिग्ध है। ली टियानटियन मानसिक रूप से बीमार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द बोलेंगी और सामान्य स्थिति में लौट आएंगी। लोगों का एक निश्चित समूह यह कहना चाहता है कि ली टियानटियन मानसिक रूप से बीमार नहीं है और उसे मानसिक अस्पताल में नहीं रखा जाना चाहिए। दूसरा समूह यह कहना चाहता है कि ली टियानटियन मानसिक रूप से बीमार है ताकि सोंगेंगी के समर्थन को सही ठहराया जा सके। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि मानसिक बीमारी के दावों से नानजिंग नरसंहार के बारे में उन्होंने जो कहा वह धुल जाएगा? और यहाँ क्या विडंबना है। सोंगेंगी के बारे में, नानजिंग नरसंहार के बारे में सवाल पूछने और ली टियानटियन को उसका समर्थन करने के लिए बंद करने के बारे में एक बड़ी बात करके चीन के सेंसरशिप तंत्र ने इसे एक लोकप्रिय चर्चा विषय में बदल दिया और अब बहुत से लोग असुविधाजनक प्रश्न पूछ रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत सारे नए मानसिक अस्पताल खोलने पड़ रहे हैं और अब मेरे लिए आप में से एक के एक असुविधाजनक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। एक प्रशंसक जो पैट्रियन या लोकल्स पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करता है, टायलर हाउ ऑन पैट्रियन पूछता है, क्या होगा यदि रूस यूक्रेन पर हमला करता है और चीन एक ही समय में ताइवान पर हमला करता है? क्या यह अमेरिकी सैन्य कर्मियों के वितरण को विभाजित करने के उनके पक्ष में काम कर सकता है? कृपया रूस और चीन को कोई विचार न दे। एक आक्रमण एक सामान्य युद्ध है, लेकिन विश्व के विभिन्न हिस्सों पर समन्वित आक्रमण, यह एक विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और मुझे लगता है कि मानवता के पास उनमें से पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद टायलर की तरह बने और पेट्रो पर प्रति एपिसोड $1 या अधिक के साथ चीन को बिना सेंसर किए समर्थन करें या लोकल्स पर भुगतान करने वाले ग्राहक बने। हर जगह आपको अलग अलग भत्ते मिलते हैं, लेकिन दोनों में आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ सकते